रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय पूजा भागी भागी रसोई में आकर देखती है कि उसने गैस पर जो खीर चढ़ाई थी वो जल चुकी थी। इससे पहले वो कुछ करती, जली हुई खीर की बदबू पूरे घर में फैल जाती है, जिससे उसकी सास सुजाता भी वहाँ आती है और जली हुई खीर देखकर अपनी बहू पूजा से गुस्से में कहती है, बहू, तूने ये क्या किया? तूने तो अपनी रसोई की खीर को जलाकर अपनी शक्ल के रंग से भी ज्यादा काला कर दिया। सांवली भी होती तेरी शक्ल की तरह तो भी चला लेती मैं। माफ करिए माँ जी, वो मैं बस थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर गई थी, उतनी ही देर में जल गई। आप गुस्सा मत करिए, मैं दूसरी खीर बना दूंगी। बहू, ये दूसरी तीसरी कुछ नहीं होता है। पहली रसोई का खाना तो उसे ही मानते हैं जो सबसे पहले बनाया जाए। जो कि तेरा जल गया, अब तू कुछ भी बनाएगी वो तेरी पहली रसोई में नहीं आएगा। जैसी तेरी सांवली शकल है उससे ज्यादा काला तेरा खाना, कौन खाएगा इसे? सुजाता इतना कहकर रसोई से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पूजा जमीन पर बैठकर रोने लगती है और अपने मन में कहती है, क्या मेरी पहली रसोई की रस्म कभी पूरी नहीं होगी? क्या माँ जी मेरे सांवले रंग को अपनाकर कभी मुझे दिल से अपनी बहू मान पाएंगी या नहीं? मेरी पहली रसोई कभी पूरी होगी कि नहीं? पूजा ऐसा क्यों बोल रही थी? उसकी सास सुजाता अगर उसके सांवले रंग को पसंद नहीं करती थी तो उसे बहू बनाकर आखिर क्यों लाई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। पूजा एक अच्छी पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की थी। उसके अंदर हर वो गुण था जो एक संस्कारी लड़की के अंदर होना चाहिए, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसके सांवले रंग की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था और ना ही उसकी शादी होती थी। ऐसे ही एक रोज उसकी माँ संगीता की पड़ोसन रजनी अपनी लड़की की शादी का कार्ड लेकर उसके घर आती है और उसे उदास हॉल में बैठे देखकर कहती है, क्या बात है संगीता, तुम ऐसे अकेले उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? बहन, तुम तो मेरी पड़ोसन हो, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरी बेटी की उम्र होती जा रही है, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता है। उसके अंदर और कोई कमी नहीं है सिवाय उसके सांवले रंग की वजह से, लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? देख, तू परेशान मत हो, भगवान ने सबकी जोड़ियां बना रखी है। हमारी पूजा की भी जोड़ी किसी न किसी के साथ बनाई रखी होगी। आज नहीं तो कल उसकी भी शादी हो जाएगी, तू ज्यादा मत सोच। तू सही कह रही है। ये तेरे हाथों में क्या है? किसकी शादी का कार्ड है ये? देख, तो दिल छोटा मत कर, ये मेरी लड़की की शादी का कार्ड है। अगले हफ्ते उसकी शादी है। लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बताने का समय ही नहीं मिला। पागल है तू। जैसी मेरे लिए मेरी बेटी पूजा है वैसे ही तेरी बेटी भी है। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसकी शादी की बात सुनकर दुखी हो जाऊंगी? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ ये खबर सुनकर। बस थोड़ी उदास हूँ क्योंकि मेरी बेटी पूजा तेरी बेटी से बड़ी है, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई और तेरी बेटी की हो रही है। ये सब किस्मत का ही खेल है। इसलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी कि तुझे दुख होगा कि छोटे होते हुए भी मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और तेरी बेटी की नहीं हुई। पता नहीं तू शादी में आए भी या ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और शादी में भी जरूर आऊंगी। तू चिंता मत कर। देख, तो बुरा मत मानियो, ना मुझे गलत समझियो, लेकिन अगर हो सके तो तू अपनी बेटी पूजा को भी मेरी बेटी की शादी में लेकर आ जाइयो, क्योंकि शादी में बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। शायद किसी अच्छे लड़के की नजर पड़ जाए हमारी पूजा पर, जो उसके रंग को नहीं बल्कि उसकी सीरत को, उसके साफ मन को देखे। बाकी तेरी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगी। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात संगीता को काफी हद तक ठीक भी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रजनी की बेटी की शादी का दिन आता है। उसके कहे अनुसार संगीता अपनी बेटी पूजा के साथ अपनी पड़ोसन की बेटी की शादी में जाती है। संगीता अपनी बेटी पूजा के साथ खड़ी रजनी से बातें कर रही थी। तभी रजनी की सहेली सुजाता वहाँ आती है और उसे मुबारकबाद देते हुए कहती है, मुबारक हो रजनी, तुझे तेरी बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई हो। तेरी अब सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब बस तेरी एक जिम्मेदारी और है, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की ढूंढने की। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तो हमेशा ही ढूंढती रहती हूँ। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, मेरी पड़ोसन संगीता से मिलो। ये मेरी पड़ोसन संगीता है और ये इनकी बेटी है पूजा। सरकारी नौकरी है इनकी लड़की की। सरकारी नौकरी? तब तो पैसे अच्छे कमाती होगी। नमस्ते जी। रजनी, इनकी बेटी की शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है। तुझे अगर इसकी लड़की पसंद है तो अपने लड़के के लिए बता दे, मैं बात करती हूँ। लेकिन लड़की सांवली है, ये तो तूने देखा है ना। तुझे सांवले रंग से कोई ऐतराज तो नहीं है ना?
नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे तो बस कमाऊ बहू चाहिए, तू बात कर। सुजाता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शादी खत्म होने के बाद रजनी को अपनी सहेली संगीता को सुजाता से हुई सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और दोनों परिवार वालों की मर्जी से पूजा की शादी रंजीत नाम के लड़के से होती है। वो शादी करके अपने ससुराल आती है और अगले दिन अपनी सांवली बहू की पहली रसोई की रस्म में बनाई हुई खीर जलने की वजह से सुजाता उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है और पूजा उनकी बातों से दुखी होकर जमीन पर बैठकर रोने लगती है। पूजा रसोई में बैठकर रो ही रही थी कि तभी उसका पति रंजीत वहाँ आता है और उसे रोते हुए देखकर उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? अरे यार, अगर खीर जल गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दोबारा बन जाएगी, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खीर जलने की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि माँ जी की बातों की वजह से रो रही हूँ। वो मेरे सांवले रंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्या आप भी मुझे पसंद नहीं करते? लेकिन अगर मेरा ऐसा था तो उन्होंने शादी के लिए हाँ ही क्यों आगे से मेरा हाथ मांगा? माँ ने शादी के लिए हाँ ना सिर्फ तुम्हारी सरकारी नौकरी देखकर करी है, क्योंकि ना उनको ना सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन तुम विश्वास करो, मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी नहीं करी है, बल्कि जब तुम्हें पहली बार देखा ना तभी मुझे ना तुम अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। रंजीत और पूजा की सारी बातें उनसे दूर खड़ी सुजाता सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो उसके पास आकर कहती है, अच्छा, तो तू यहाँ बैठी मेरे बेटे से मेरी ही बुराई कर रही है और बेटा तू भी इसका साथ दे रहा है। लेकिन ये याद रख, इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ और मेरी इस सांवली बहू की ना कोई रसोई होगी, ना ही मैं इसे अपनी घर की बहू मानूंगी। ये मेरे लिए सिर्फ पैसे का जरिया है और तुझे भी इस सांवली लड़की से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं पूजा को अपनी दिल से पत्नी मानता हूँ, मुझे इसके सांवले रंग से ना कोई भी ऐतराज नहीं है। और अगर आप अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती ना, तो आपको ना पूजा के सांवले रंग को दिल से अपनाना होगा और उसे बहू का दर्जा भी देना होगा, वरना मैं पूजा को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? इस सांवली लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़कर जाने की बात कर रहा है? आज तेरे लिए ये लड़की तेरी माँ से ज्यादा खास हो गई है। नहीं माँ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन इंसानियत के नाते आप जो कर रही हैं वो गलत है। अगर मेरी कोई बहन होती और उसका रंग सांवला होता और उसके साथ भी ऐसा भेदभाव होता तो आपको कैसा लगता माँ? तू इसके लिए अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। मैंने इससे तेरी शादी सिर्फ इसकी सरकारी नौकरी और पैसे देखकर करवाई थी, बस। एक बार आप शांत मन से विचार करके देखिए माँ, क्या आप सही कर रही हैं? अपने बेटे रंजीत की बात सुनकर सुजाता डर जाती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है और अपनी सांवली बहू को दिल से अपना लेती है और उसकी पहली रसोई की रस्म को खुशी खुशी करवाती है। खुशबू अपने पति के साथ रहती थी। खुशबू के पति काशी की बहुत समय से तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए खुशबू अपने पति का ढाबा चलाती थी। खुशबू के परिवार की हालत बहुत खराब थी। एक दिन खुशबू अपने ढाबे में बैठी होती है, तभी उसकी सास रमा ढाबे पर आती है और कहती है, बहू थोड़े पैसे दे दे, काशी की दवाई खत्म हो गई है, ले आती हूँ मैं जाकर दवाई। माँ जी, अभी तक तो कोई ग्राहक नहीं आया। आप एक काम करो, घर जाओ, मैं शाम को आते समय दवाई ले आऊंगी। जब कोई ग्राहक आया ही नहीं है तो तू शाम को कैसे ले आएगी? कमाई तो हो ही नहीं रही कुछ, तो घर खर्च दवाई का खर्च कैसे चलेगा? आप ही बताओ माँ जी, मैं यहाँ शाम तक रहती हूँ, लेकिन गिनती के 4-5 ग्राहक आते हैं। आजकल तो किसी को पराठे खाने ही नहीं होते हैं, सब नूडल, पिज्जा और मोमोज ही खाते हैं। बात तो तू सही बोल रही है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो ये पराठे का ढाबा ही बंद कर देना पड़ेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है, अच्छा मैं घर जा रही हूँ, तो शाम को दवाई लेते आइयो। रमा वहाँ से घर चली जाती है और खुशबू के ढाबे पर बस 1-2 ग्राहक ही पराठे खाने आते हैं और वो उनसे ही अपना काम चलाती है। खुशबू ढाबे को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। खुशबू 1-2 ग्राहक के आए हुए पैसों से 1-2 दिन की दवाई लेकर घर चली जाती है और वहाँ उसका पति काशी कहता है, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ता। चुप हो जाइए आप। अगर मेरी तबीयत खराब होती तो क्या आप मेरा साथ नहीं देते? और अब जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ?
इसी तरह खुशबू घर में सबको हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालातों को देखकर खुशबू भी टूटने लगी थी और बहुत परेशान हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद खुशबू के ढाबे पर दीपक, निशा नाम के 2 लोग आते हैं और दीपक कहता है, हम दोनों के लिए आलू के पराठे और चाय लगा दो। यहाँ कोई आता नहीं है क्या? अच्छे भी होते हैं ना तुम्हारे पराठे, या बस नमक तेल लगा कर देती हो? अभी एक पराठे से ही तुम्हारा पेट भर सकता है, इसलिए चुप हो जाओ। मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, आप खुद ही खाकर बता देना अच्छे हैं या नहीं। इतना बोलकर खुशबू दोनों के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है और दोनों पराठे खाने लगते हैं। जैसे ही निशा पराठे खाती है तो बोलने लगती है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे पराठे बनाती हो तुम, लेकिन तुम्हारे ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते। मैडम, आजकल लोग कहाँ पराठे खाना पसंद करते हैं? मोमोज, पिज्जा, ये सब भी भाता है सबको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे ढाबे में बस आलू के ही पराठे मिलते हैं या कुछ और भी मिलता है? सभी तरह के पराठे मिलते हैं, लेकिन लोग हैं कि बहुत कमाते हैं। हमारा तो गुजारा ही नहीं हो पाता। मैं अब ये ढाबा बंद करने की सोच रही हूँ। नहीं, ढाबा बंद करने की क्या जरूरत है? जैसे और लोग अपनी दुकान, ढाबे में नई नई स्कीम लगाते हैं, तुम भी लगाया करो। लोग टेस्ट से ज्यादा स्कीम देख कर आते हैं। कैसी स्कीम? जैसे जो ये पराठा जितनी जल्दी खाएगा उसको इनाम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, इनाम के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। और खाने का क्या है, लोग तो जल्दी जल्दी खा ही लेंगे। देखो, करना ये है कि तुम टाइम बस 1 मिनट या उससे कम का रखना, और लोग नहीं खा पाए तो वो तुम्हें पैसे देंगे। और अगर खा लिया तब तो इनाम देना पड़ेगा ना। तुम उन सब चीजों की टेंशन मत लो, तुम बस मुझे अपनी बड़ी बहन मानो और जो हम बोल रहे हैं वो करो। खुशबू निशा की बात मान लेती है और अपने ढाबे पर नई नई स्कीम्स रखने लगती है और उसका ढाबा भी बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन वो अपने घर पर बैठी होती है और काशी से बात करती है और बोलती है, उस दिन निशा जी और दीपक जी तो जैसे भगवान बनकर आए थे। उन्होंने जैसे बताया वैसा करने से तो हमारा ढाबा अच्छा चलने लगा। हाँ, अब मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर मैं भी ढाबा संभाल लूंगा। तुम्हारा कुछ तो बोझ कम होगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रमा आकर कहती है, बहू, सुनने में आ रहा है हमारे ढाबे के आगे कोई नया ढाबा खुलने वाला है, और नया ढाबा खुल गया तो फिर से हमारा काम रुक जाएगा। इतनी मुश्किल से तो हमारे हालात सुधरे थे, और ये क्या, अब ये नया ढाबा आ गया। तो क्या हुआ, एक तो तुम पराठे इतने अच्छे बनाती हो और अब नई नई स्कीम भी है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली तो बात है ही, क्योंकि अगर हम कोई नई स्कीम रखेंगे तो सामने वाले भी तो रखेंगे। रमा की बात सुनकर खुशबू बहुत परेशान हो जाती है और जब तक नया ढाबा नहीं खुलता तब तक तो काम बहुत अच्छे से चलता है। थोड़े ही दिनों बाद खुशबू के ढाबे के आगे एक नया ढाबा खुल जाता है और खुशबू के धीरे धीरे करके सारे ग्राहक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आए दिन वो ढाबे वाला कोई ना कोई नई स्कीम रखता और खुशबू भी नई स्कीम लगाती। ग्राहक कम आने की वजह से खुशबू बहुत परेशान होकर कहती है, अगर इसी तरह लोग नए ढाबे पर जाते रहे तो मेरा ढाबा तो यहीं ठप पड़ जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आए तो यहीं के बन के रह जाएं। और अब मैं जो भी करूंगी खुद से करूंगी, किसी की मदद भी नहीं लूंगी। इतना बोलकर खुशबू अपने ढाबे के लिए नई स्कीम बनाती है, 5 किलो का मिक्स वेज पराठा। जो इस पराठे को खा लेगा उसको खुशबू की तरफ से 5 किलो के पराठे पर 5000 का इनाम मिलेगा, और नहीं खा पाया तो लोगों को कभी भी पराठे खाने हो तो इसी ढाबे से खाने होंगे, ना कि सामने वाले ढाबे से। खुशबू की स्कीम देखकर लोग बहुत आकर्षित हो रहे थे और देखते ही देखते बहुत लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं, लेकिन अब तक कोई भी उस पराठे को पूरा नहीं खा पाता। एक दिन निशा अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ढाबे पर आती है और कहती है, अरे वाह, अब तो तुम्हारा ढाबा बहुत ज्यादा ही अच्छा चलने लगा है। सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपको पता है, मेरे ढाबे के आगे किसी ने एक और नया ढाबा खोल लिया था। सब ग्राहक उसकी तरफ जाने लगे थे। लेकिन अभी तो बहुत ग्राहक हैं, तो बटे कैसे? अब मैंने नई स्कीम लगाई है, 5 किलो का पराठा।
ये कैसी स्कीम है? 5 किलो का पराठा? इस स्कीम में लोगों को हमारा 5 किलो का पराठा पूरा खाना है और अगर वो खा लेते हैं तो उनको 5,000 का इनाम है। नहीं खा पाते तो उन्हें यहाँ फिर से आना पड़ेगा। पराठे तो खाने ही हैं। अरे वाह, अब तो खुशबू भी कैसे काम चलाना है सीख गई है। चल अब मेरे दोस्तों के लिए भी 5 किलो का पराठा ले आ। अरे नहीं दीदी, आपके लिए थोड़ी ना है ये स्कीम। आप तो जब मन करे तब आ जाना। हमें भी तो तेरे ढाबे का लाइफ टाइम के लिए ग्राहक बनना है। इतना बोलकर खुशबू निशा और उसके दोस्तों के लिए पराठा ले आती है और उसके किसी भी दोस्त से एक पराठा भी पूरा नहीं खाया जाता और निशा थक कर कहती है, हे भगवान, तेरे पराठे तो इतने अच्छे हैं कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। और तेरी नई स्कीम भी बहुत बढ़िया है। लोग पहले बस स्कीम देखकर भागे आते थे, लेकिन अब तो तेरे पराठों के चलते लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा। अरे दीदी, आप तो ख्वामखा ही इतनी तकलीफ करती हो। ये तो आपका ही ढाबा है, जब दिल करे चली आना। अब तो आना ही पड़ेगा। ये 5 किलो के पराठे खाने की प्रतियोगिता जो हार गए हैं हम। खुशबू के 5 किलो के पराठे की स्कीम बहुत अच्छी से चलने लगती है और उसका ढाबा भी बहुत बढ़िया चलता है। और कुछ ही दिनों बाद खुशबू के पति की तबीयत भी ठीक हो जाती है और फिर दोनों मिलकर 5 किलो का पराठा बनाते और बेचते। उसके बाद दोनों के घर की हालत भी सुधरने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।